अदब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। रात के 9 बजे प्रोग्राम दिन भर और दिन भर सनम के साथ में देख रहे हैं आप, और ये दिन भर आप तक पहुंचाने में ताउन करें हमारे साथ लज्जत मसाले। आपको नाज़रीन बताते चले, जम्मू कश्मीर के हालात में कहीं न कहीं अच्छे दिन नज़र आ रहे थे, अच्छे दिनों की उम्मीद थी। लेकिन नए साल की शुरुआत में ये आज का पहला हमला हुआ, और पहला हमला जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बेबाग के इलाके में बाद दोपहर के वक्त हुआ। बताया जाता है कि बाद दोपहर में फ़ौज से, टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर मंजूर अहमद वगे अपनी अहलिया और अपने एक और बच्ची के साथ, रिश्तेदार बच्ची के साथ घर के बाहर चल रहा था कि अचानक उस पर हमला हुआ। अब नामालूम लोगों का ये हमला जो था, इस हमले में मंजूर अहमद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, जबकि उनकी अहलिया, जिनकी बारे में बताया गया कि उनका नाम आइना अख्तर है, और उनकी एक भांजी जो 13 साल की थी, सानिया हमीद, वो भी इसमें शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई। इन ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बाद में श्रीनगर में मंजूर अहमद ज़िंदगी की जंग हार बैठे। मंजूर अहमद टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर आदमी था और लगभग 5 साल से पूरे इलाके में अपने घर में वो रहता था, और आज उन पर हमले से पूरे इलाके में सरसंगी फैल गई। और ये वो मामला है जो इस साल सरकार नए साल में पहला बड़ा हमला है जो इस तरह का वाक़ा पेश आया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बेबाग के इलाके में, लगभग कुलगाम से 15 किलोमीटर दूर के एक छोटे से गांव में ये वाक़ा पेश आया है। फ़ौरन पूरे इलाके को फोर्सेस ने सील कर लिया, पूरे इलाके पे नज़र रखी गई, लेकिन गोली चली थी, ज़िंदगी चली गई थी, ज़िंदगी को वापस लाया नहीं जा सकता है। एक ख़ानदान जो है अपने बड़े से महरूम हो गया, बच्चे यतीम हो गए, और ये वो वाक़ा है कश्मीर का जो हम देखते आए। और इस हवाले से मुकामी लोग आज इंसाफ की बात कर रहे थे, एक्सग्रेशिया की बात करते, वो सरकार की एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन ओवरऑल ये जो मौत है मासूम की, कश्मीरी की, इस इंसान की, मुसलमान की, ये मौत जो है, ये कहीं न कहीं कई खानों को बेघर बेआसरा छोड़ देती है, कई लोगों की उम्मीदों को तोड़ देती है। और इस वाक़ा पर अफसोस ही किया जा सकता है, और क्या कर सकता है काम निहत्ता कश्मीरी। और इस मामले को लेकर आज इंसाफ की बात तो रिश्तेदार कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, लेकिन सियासी हलकों से इसकी मजम्मत भी हो रही थी। और सियासी हलकों में उमर अब्दुल्ला से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सब इससे एक बुज़दिलाना हरकत बता रहे थे। दूसरे लोग भी इस मामले पर सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे थे, और अमन के दुश्मन ऐसे लोगों को बताया जा रहा था जो इस तरह के वाक़ात में मुलव्वस हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने भी आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए इस कार्रवाई को अमन के दुश्मनों की कार्रवाई बताते हुए इस हमले की मजम्मत भी की। ताहम उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो सका वो इस मामले में वो करेंगे, और ऐसी कार्रवाइयाँ अमन दुश्मन के अनासर की तरफ से की जाने की उन्होंने बात भी की। आमुत तोनस वात कतस ताम टास तुम जनान पानस बेस अच्छन वन पाई प्रेस सान फैमिली मज वनकन पेमित वनकन आ फोन दोक सह गुजरियोमुत। तो ये मेरा पापा था, तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा। मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खाली हमको इंसाफ चाहिए। जी घर पे ही था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था। मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई, यहाँ पे हमारे घर में 4 बच्चे हैं। तो मैं जब वहाँ पे पहुंचे तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने उसको गाड़ी में भर दी और कैब पे ले लिया, और फिर फौज वालों ने मराबा शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर कर दिया कुलगाम में या अनंतनाग में। मुतफ़िक़ फैमिली मेम्बर्स इन वाक़ात से, इन हालात से अक्सर कश्मीरी गुज़रे हैं और इस तरह के मामला देखे हैं। इनसे मामलात से गुज़रना वही जानता है जो ऐसे मामलात से गुज़रा होगा, इन हालात से गुज़रना, और उन मासूमों पे, उन बच्चों पे क्या गुज़रती है वही जानते हैं। बाकी लोग ख़बरें बनाते हैं, बाकी लोग इस पर बात करते हैं, बयानात देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग जानते हैं जो इस तरह के मामलात से गुज़रे हुए होते हैं।
आप देख रहे हैं सनम एजाज के साथ प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। अब ज़रा सरकार की बात, तो सरकार के गलियारों में सरकार नई बनी, लेकिन कोठी और क्वार्टर का मामला, और इस कोठी और क्वार्टर के मामले में आपको याद होगा 2019 के बाद बहुत से हल्कुसे खबरें आई कि सरकारी सियासत भी बदली कोठी और क्वार्टर के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर भी दाव पे लगाया गया कोठी और क्वार्टर के लिए। और अब सरकार जो है मौजूदा जो मेम्बरान असम्बली उनको कोठियों और क्वार्टर अलाट करने के हवाले से श्रीनगर में स्टेट्स डिपार्टमेंट को हिदायत कर रखी है कि कोठी और बंगला जो है इस सब का नया हाल अहवाल देखा जाए, और 30 अफराद को श्रीनगर और जम्मू में जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको वजारती या सरकारी बंगले जो हैं वो खाली करने का नोटिस भेजा गया है। और इनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं और इनमें वो लोग भी हैं, वो पॉलिटिकल क्लास भी है जिनको ये कोठियाँ अलाटमेंट का कोई हक नहीं है, लेकिन पिछले कई साल मुझसे वो कोठियों पे काबिज भी थे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बहुत से ऐसे लोग भी थे, बहुत से ऐसे भी थे जिनको आयरा गैरा नथु खैरा भी कहा जाता था, वो भी सरकारी कोठियों को इनमें बैठे हुए थे। लेकिन अब बताया जाता है कि बाज़ाब्ता तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट को हिदायत दिए गए हैं कि जो नॉन टाइटल्ड है, जिसके पास वो पैरामीटर्स ही नहीं है जिस पे वो कोठी अलाट उसको हो सकती है, तो उनको फ़िलहाल चलता कीजिएगा, फ़िलहाल उनको रास्ता दिखाइएगा। और इस हवाले से 100 से ज़ायद कोठियाँ जो हैं उन पे नज़र है, और श्रीनगर में स्टेट्स डिपार्टमेंट उस पर भी अब सरकार की नज़र है, और माना जा रहा है कि इस हवाले से बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा मीरवाइज नई दिल्ली के दौरे पर हैं, उनका निजी दौरा भी था या सियासी हवाले से कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ भी उनकी मसरूफियात दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहीं, उसके बाद बताया गया कि आधा निजी, आधा सरकारी, आधा उधर का, आधा इधर का। तो इस सब के बीच में मीरवाइज ने आज जामिया मस्जिद में भी, कल की बात है, जुम्मे के बाद वो जामिया मस्जिद भी गए हैं, दिल्ली की जामिया मस्जिद। और आमतौर पे हर कश्मीरी दिल्ली जामिया मस्जिद ज़रूर जाता है जब वो दिल्ली पहली बार जाता है, लेकिन मीरवाइज पहली बार नहीं गए, लेकिन चूँकि मजहबी शख्सियत है तो दिल्ली की जामिया मस्जिद गए हैं। और दिल्ली और जामिया और फतेहपुरी मस्जिद का भी उन्होंने वहाँ पर दौरा किया है, और यहाँ के दिल्ली के शाही इमाम से भी उनकी मुलाकात हुई है, जबकि फतेहपुरी मस्जिद के इमाम खतीब मुफ्ती मुकर्रम से भी उनकी मुलाकात हुई है। मीरवाइज के दफ्तर से, या यूँ कहें मीरवाइज मंजिल के दफ्तर से ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है, और उसमें बताया गया कि उन दिल्ली में चाहे वो जामिया मस्जिद के इमाम हों या फतेहपुरी मस्जिद के खतीब, इमाम खतीब, उन्होंने मीरवाइज का खैर मकदम किया। और उनसे जो मुलाकात है ये साफ ज़ाहिर है मुस्लिम इत्तेहाद और मुस्लिम उम्मा की जो चैलेंज है उस पर ही मौसर थी। और जम्मू कश्मीर से लेके कश्मीर की सूरत से उन्होंने मीरवाइज ने उन्हें आगाह भी किया, और फ़रोग़ अमन पर भी बात हुई है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही, कल ही जम्मू कश्मीर के हवाले, जब मीरवाइज के हवाले से बयान आया था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पीस फोरम के वफद से भी मुलाकात की थी, और एक बैनुल मजहबी या सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, और इसकी क़यादत मीरवाइज को भी सौंपी गई थी। और इस जो बैनुल मजहबी जो कमेटी तश्कील देना था, इसका मुद्दा मकसद यही था कि कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर वापस लाने के हवाले से लाया जाए। इससे पहले आगा रूहुल्लाह से भी मीरवाइज की मुलाकात हुई है, और जेसीपी के साथ भी मीरवाइज की मुलाकात हुई है, और वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से उनकी मुलाकात हुई है। पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के वापस लाने की बात भी की जा रही है। तमाम श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक से इस हवाले से भी पूछा गया, और तनवीर सादिक से आज श्रीनगर में जब ये सवाल पूछा गया तो उन्हें मीरवाइज के कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से उठाए गए इक़दाम की तारीफ़ की, और बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके इक़दाम का खैर मकदम करती है, और उन्हें कश्मीरी पंडितों के लिए जो कश्मीर के मुसलमान हैं, कश्मीर की सरकार है जम्मू कश्मीर की या मीरवाइज हैं, जो भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की होगी उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हमेशा वोटरी रही है कि कश्मीरी पंडितों का जम्मू अपने कश्मीर, अपने घर पे वापस आना बहुत ज़रूरी है, और हम ये समझते हैं कि कश्मीरियत अधूरी है कश्मीरी पंडित के बगैर। हमने बार बार इस बारे में बात की है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जो पहल
मीरवाइज साहब ने की है, हम उसकी भी खैर मकदम करते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सोशो पॉलिटिकल लीडर्स का है, रिलीजियस लीडर्स का है, स्पिरिचुअल लीडर्स का है, आम कश्मीरियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित यहाँ आए, अपने घरों में बैठे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से गेटोज़ में या बंद किसी बिल्डिंग्स में ना रखें। वो जिस तरह पहले कश्मीरी मुसलमानों के साथ बाकियों के साथ रहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही चाहती है। वो चाहती है कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ जिस तरह पहले रहा करते थे वैसे रहे। हम इसकी भी खैर मकदम करते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई इनिशिएटिव उठाता है हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, और बार बार इस चीज़ को रिएटेट कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कश्मीरी पंडित वापस आए, अपने हमारे साथ रहे, और इनके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जब आना उनका फैसला है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिल में तभी होगी जब हम उनको वो ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे। मुझे लगता है वो कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आएंगे, ये सियासी मुद्दा है या वाकई में कश्मीरी पंडितों के हवाले से, वापसी के हवाले से जो कोई भी बयानात आते हैं उसमें कहीं खुशदिली है, वो दिल से वो बयान है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ुद कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस आना क्या उनकी भी मर्ज़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर सियासत तो बहुत हो सकती है। ज़मीनी हक़ाइक़ आम कश्मीरी पंडित, आम कश्मीरी मुसलमान से जब पूछा जाए तो उसकी राय मुतज़ाद है। आम कश्मीरी पंडित जो है, जो कश्मीर में जन्म लिया है और कश्मीर में जब उसने यहाँ से माइग्रेशन की तब वो बालिग था, तब वो सूझबूझ वाला था, तो वो कश्मीर आने को बहुत चाहता है। लेकिन जिन कश्मीरी पंडित बच्चों ने जम्मू में या दूसरे कैंपों में या दूसरी जगहों पे जन्म लिया है, उनको कश्मीर के तय जो प्रोपगंडा, बाद में कश्मीरी के तय जो प्रोपगंडा टीवी चैनल्स के ज़रिए किया गया, जिनमें उनको आम तौर पे यही सिखाया और बताया गया है कि आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके बाप दादा के लिए, आपकी माँ के लिए कश्मीर से जो निकालने वाला दर्द था, उस दर्द के पीछे कश्मीरी मुसलमान है, तो उनके दिमाग में भी एक जहर भरा हुआ है, उन बच्चों के दिमाग में। क्या वो वापस खुश दिल से, खुले दिल से आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उनमें से बड़ी तादाद जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब बस चुकी है। अब कश्मीर उनका वापस आना है, एक और उनकी हिजरत होगी, एक और उनके एक बार फिर वो महाजिर हो जाएंगे। तो फिर क्या वो आना चाहेंगे? ये भी सवाल है। और फिर कश्मीरी, जब यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मे बात आ जाती है, कश्मीरी पंडित की दूसरे मामलात की बात आती है, तो क्या कश्मीरी वो गारंटी दे सकता है? क्योंकि आज का वाक़ा भी गारंटी के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये वो सवाल है जो ज़ेर बहस हैं, इन पे बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरीज़, बहुत से प्रोग्राम बन सकते हैं, और इन प्रोग्रामों के पस मंज़र में नटशल निकलते हुए फ़िलहाल सियासत ही नज़र आती है। लेकिन सियासत में जम्मू कश्मीर के पावर हाउसेस भी आए हैं। पावर हाउसेस के हवाले से आम तौर पे जम्मू कश्मीर की जनरेशन की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि हमारे पास तो कुदरत का ये सबसे बड़ा ख़जाना है। लेकिन इसी पावर जनरेशन के ख़जाना होने के बावजूद भी वो कहानी वही है कि बेटा मरे अंधेरे में, बाप बने पावर हाउस। तो ये पावर हाउस वाली वही कहानी है कि बच्चे पढ़ाई के लिए उनको लाइट नहीं है, लेकिन हम बताते हैं हमारे पावर हाउस। और अब जो बिजली हमारी है उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाता है कि प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है। और उस प्राइवेटाइज़ में मुद्दा यही है, सवाल यही है कि पिछले काफ़ी साल से हमने इस बिजली के सेक्टर में इतनी अरबों अरबों की इन्वेस्टमेंट की है। अब बिजली की तारें स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, अब जो लॉसेस थे वो कम हो चुके हैं, अब हमारे पावर हाउस नए बनने हुए, अब सब कुछ ठीक है, बिजली अब चोरी का सवाल ही नहीं है। तो फिर बिजली को प्राइवेटाइज़ करना क्यों? और इसी बिजली को प्राइवेटाइज़ करने के पीछे बहुत से लोग ये भी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा नेक्सस है, कुछ अंबानीज़, कुछ अडानीज़, कुछ मामा वो दूसरे लोग हैं, उनको फ़ायदा देने की कोशिश है। हो सकता है, ये लोगों की एक राय ये भी हो सकता है सरकार खुले दिल से चाहती हो कि प्राइवेट सेक्टर में जाए, यहाँ पे पूरी तरह से लोगों को मिले। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में जाके एक आम कश्मीरी बिजली का वो बिल दे पाएगा जो प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी से बिल बनाएगा? और फिर महकमे बिजली के जो मुलाजमीन हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको जगह कहाँ मिलेगी? तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी मुसीबत, रेट्स के हवाले से भी मुसीबत। तो जब अपनी बिजली, अपने वाटर रिसोर्सेज तुझे क्या मिला? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और इसी सवाल के बीच में 5 फरवरी को जम्मू में सरकार ने
चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली मीटिंग तो मनसूख कर दी है। बिजली मुलाजिम जो हैं वो निजकारी के ख़िलाफ़ भी हैं और श्रीनगर में आज उन्होंने पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस हड़ताल के हवाले से, इस बिजली की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो हड़ताल की कॉल दी थी उस पर भी अपना रद्दमल ज़ाहिर किया और बताया कि फ़िलहाल हड़ताल तो हमने मौखर कर दिया है, लेकिन बिजली की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आज सरकार ने चुप्पी की, कल चुप्पी शायद नहीं करेगी और अगर कोई मामला सामने आया तो हम सामना खड़ा कर होंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमने इस पे इजहार बरहमी किया है। उसके बाद सरकार ने ये फैसला वापस लिया है, उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल किया है। मगर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, बल्कि हमने टाइमली डेफर्ड किया है। जो हमारा 4 फरवरी का प्रोग्राम था हर दफ्तर में, हर डिवीज़न में एहतजाज करने का, वो हमने इस बुनियाद पे वापस लिया क्योंकि सरकार की तरफ से कैंसिलेशन ऑर्डर आया है। तो एक कदम सरकार आई तो हम भी एक कदम पीछे हटेंगे तब तक कि जब तक सरकार कोई दूसरा कदम ना उठाए। और हम ये आपकी वसात से कहेंगे कि अगर सरकार ने या पावर मैनेजमेंट ने कभी भी ऐसा कोई कदम उठाया तो सरकार को चाहिए कि वो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी 26,000 मुलाजमों पर मुश्तमिल एक यूनिटी फ्रंट है, जिसमें लाइनमैन से लेकर डेलीवेजर से लेकर इंजीनियर्स तक सब हमारे साथ शाना पर शाना। सरकार एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, ये वो सवाल है जिस पे हम कह सकते हैं मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन हाजन सुंबल बांडीपोरा के इलाका है, वहाँ के लोग किससे लड़ाई करें, ज़रा सड़क भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सड़क की बात आज पहुँची है और हाजन सुंबल में आज मुकामी MLA हिलाल अकबर लोन को मुकामी लोगों ने सड़क दिखाते हुए बताया कि सड़क की दरारें बता रही हैं कि मुश्किलात हैं। और इन सड़क की दरारों से लेके हिलाल अकबर लोन के सामने जब ये मामला रखा गया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मामले पर तवज्जो दी जाएगी, मामले को सामने रखा जाएगा। ताहम उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हो जाए, मुश्किलात का लोग सामना करें। और हिलाल अकबर लोन ने जहाँ सड़क की सेफ्टी वाल की बात की, वहीं उन्हें यकीन दिलाया कि कई और मामलात भी हैं जिन पे काम होगा। जो आपको पता है कि कुछ यहाँ हाजन में कुछ वल्नरेबल स्पॉट है, तो उसके लिए सर्वे ऑलरेडी हुआ, कहाँ पे स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब ये क्रैक जो है, ये एम्बैंकमेंट, ये सड़क भी है और एम्बैंकमेंट भी है, ये क्रैक डेवलप हुआ है, तो लोगों में वो तशवीश की लहर पैदा हो गई है और आमद रफ्त जो है वो धीमी हो गई इस रोड पे। तो मैंने एग्जीम साहब को और एग्जीम साहब आज आए थे, दोनों RNB के और ये अपने इरिगेशन के भी हमने देख लिया है और इनसे जो पता किया है कि ऑलरेडी इसमें काम जो स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं स्पॉट्स पे, और अब ये क्रैक डेवलप होने से अब ये जो स्पॉट है वल्नरेबल हो गया है। एग्जीम साहब को मैंने बता दिया, एग्जीम साहब को बता दिया कि इस पर काम जल्द से जल्दी शुरू करें। तो जो रिस्पांस आया है वहाँ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपया ऑलरेडी इस पे वो जो है राउट हुआ है और थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह। चलिए नाज़रीन, आमतौर पे लोगों को शिकायत रहती है कि बिजली का बिल ज़्यादा आया है। अक्सर लोग कहते हैं कि मीटर की रीडिंग गलत है। उस चीज़ को लेके कुलगाम में आज मामला सामने रखा गया था। कुलगाम में आज मुकामी MLA ने आमना सामना कर रखा था। महकमे बिजली के मुलाजमीन भी थे, इंतज़ामिया भी थी और आवाम भी थी, और इस दौरान मामला बिजली का था। और दिवसर कुलगाम के MLA फ़ैरोज़ अहमद ने आज इस मीटिंग के दौरान सबको अपने सामने रख के एक ही बात दूसरे तक पहुंचाई और दूसरे ने भी कहा कि अगर हमसे गलती हुई तो हम ठीक करेंगे, और यहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं होता है। तो आमने सामने के सभी मामलात आज कुलगाम में सामने रखे गए थे और इस मौके पर MLA ने यकीन दिलाया कि आवाम का मामला है और इन सभी मामलात को हल किया जाएगा। ये मामला कुलगाम का। लेकिन आपको नाजरीन अगला मामला हम बताते हैं हमारी डोमिसाइल का। हंदवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, हंदवाड़ा की तस्वीर, और हंदवाड़ा की तस्वीर में डोमिसाइल का मामला। और हंदवाड़ा में आज एक जो खिदमत सेंटर है उसको मैजिस्ट्रेट ने ताला बंद किया। बताया जाता था कि डोमिसाइल जो है वो फेक डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल अजरा कर रहा था। और इस मामले को लेके ये मामला जो है, ये डोमिसाइल का मामला, ये बहुत ही संगीन मामला। इस डोमिसाइल
हम यूजुअली इसको लेते हैं कि एक आदमी का डोमिसाइल, ये सबसे पहला सवाल है कि डोमिसाइल कहाँ का आदमी था जिसको इजरा कर रहा था। ये बंगाल का था, बिहार का था, राजस्थान का था, किस स्टेट का था? क्योंकि यहाँ वाले को डोमिसाइल अगर इजरा होती है तो वो फेक नहीं है, फेक तो वहाँ की है। तो इंतज़ामिया अगर ये डोमिसाइल इजरा कर रहा था तो किसको करता था? ये कोई बड़ा नेक्सस हो सकता है, और उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्या कुछ लोग जो है यहाँ सरकारी बाज़ाब्ता तौर पे कायदे और कानून से सरकार ने जब उनकी डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं दी तो उन्होंने ये हर बात तो नहीं आजमाया जिनके पीछे कुछ और तो नहीं है? ये बहुत बड़ा नेक्सस भी हो सकता है और इस नेक्सस को समझने की ज़रूरत भी है। और आज तहसीलदार हंदवाड़ा ने डोमिसाइल खिदमत सेंटर को बंद किया, लेकिन सभी खिदमत सेंटर वालों को याद रखना चाहिए कि ये जो डोमिसाइल है ये बहुत बड़ा इशू है। ये आपकी आबादी के तनासब के साथ साथ आपके कई और मामला का इशू है, आपकी रोजी रोटी का वसीला, आपके हक छीनने का मामला है। मेरे जो डीलिंग असिस्टेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखे उनके पास एक एप्लीकेंट आया था जो बोल रहा था कि मुझे एड्रेस डोमिसाइल पे गलत हुआ है, उसकी करेक्शन चाहिए। इस सिलसिले में मेरे जो डीलिंग असिस्टेंट है उसने ऑनलाइन इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, और जब वेरीफाई कर रहा था उसने पाया कि ये सर्टिफिकेट हमारे ऑफिस से इशू ही नहीं हुई है। अपॉन वेरिफिकेशन जब हमने उस एप्लीकेंट से पूछा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपने लाई, उसने बोला कि मैंने किसी हंदवाड़ा में एक शॉप है फोटो स्टेट वाला, उसके वानी शॉप, वहाँ से मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किए। जब मैंने देखा कि इसमें पूरा डिजिटली साइनरी थी पूरा था, बट हमारे जो पोर्टल है उसमें दिखा रहा था ये पेंडिंग है, हमारा जो साइन है डिजिटल साइन उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है। हमें लगा कि ये कोई सी फ्रॉड है, कोई फेक सर्टिफिकेट, कोई फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में मैंने जीशान साहब जो हंदवाड़ा के इंचार्ज तहसीलदार साहब, मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन उन्हीं का है। तो हम दोनों गए, हमने देखा कि कई और सर्टिफिकेट्स मत है। हमने पुलिस को भी कॉल किया, यहाँ पर पुलिस के हमने जो देखा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मामला है। डोमिसाइल हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी, मुल्क की आबादी का मामला है, और इस आबादी में एक ज़रा का हेर फेर जो अगर हो जाए तो मामला बहुत संगीन हो जाते हैं, क्योंकि एक की गिनती जो है ये फिर आगे बहुत कुछ कर जाती है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस तरह की फेक सर्टिफिकेट्स किसको इजरा की जा रही है, कहाँ की जा रही है, ये एक बड़ा मामला है और इस मामले को देखने की ज़रूरत भी है। देख रहे हैं आप मुद्दा, माफ़ कीजिएगा, दिन भर सनम के साथ, और आज का दिन भर इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़।